Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 exams. So I've uploaded almost all the chapters of part B of company law, and from today we will be starting with the few chapters, as many as I can cover with the quick revision of GIGL. और आज की वीडियो में we will cover mainly the sources of law, कॉन्स्टिट्यूशन, आरटीआई एंड आईटी एक्ट. सो बेसिकली सोर्सेज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है और एकदम इनिशियल चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है, और आरटीआई और आईटी एक्ट एकदम एंड में है. छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन चारों ही चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है. सो आई हैव क्लब्ड देम इन सच अ वे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ईजी, ताकि आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाए. So this will be the first lecture of GIGL. I hope you like it. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो and leave the sweet comment below. And if you have any doubt in GIGL, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, leave the comment below. और इसका भी इस पूरे content का भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. Likewise you got for the company law. तो ये सारा का सारा PDF as it is आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विच इज सोर्सेज ऑफ लॉ. तो सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे पहले आता है नेचुरल स्कूल. नेचुरल स्कूल एक्चुअली ये पुराने ज़माने की बात करता है, where we say that certain rights they are inherent by virtue of human nature and can be understood universally through human reason, right? तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें काफ़ी सारी definitions हैं, अलग अलग जुरिस की definition है. आप इसमें से अगर लर्न कर सकते हो, एक दो लर्न कर लो, अदरवाइज आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि नेचर अपने आप जस्टिस करता है, जिसे कहीं पे, जैसे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसे धर्मा भी कहा जाता है, राइट? आइडिया ऑफ जस्टिस कि जस्टिस जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरली ह्यूमन नेचर से या नेचर के हिसाब से वो अपने आप आपको मिल जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू रोमन्स, लाइक फॉर एग्जांपल, दो तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट इज रोमन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, राइट? अगर हम हिंदू लॉ में कंसिडर करते हैं, हिंदू व्यू से कंसिडर करते हैं, सो लॉ इज अ पार्ट ऑफ धर्म एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. ऑन द अदर हैंड अल्पाइन ने ये बोला है, आर्ट और साइंस इज what is equitable and good and the highest reason implanted in nature. So everything is happening according to law. According to law is everywhere, dharma is everywhere. So that is what natural school tells us. On the other hand, if we move to positivistic definition का ये मतलब है that law is aggregate of rules set up by a man who is politically superior or sovereign to men as a political subject. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रूल्स एक इंसान बना रहा है जो हमसे पॉलिटिकली सुपीरियर है, ठीक है? एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन, एक पॉलिटिकली जो इंफीरियर लोग हैं उनके लिए जो लॉज बनाता है, उससे हम कहते हैं लॉ, या उससे ही लॉ में कंसिडर करना चाहिए. ये एक पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन है. इसमें तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं: कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन. कमांड है जो एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन बनाता है पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए. ड्यूटी, फिर उसने तो अपनी कमांड बना दी. पॉलिटिकल इंफीरियर जो पीपल है उनकी ड्यूटी होती है कि आपने उस लॉ को मानना है. और सैंक्शन यहाँ पे वर्ड है पनिशमेंट, कि अगर आप नहीं मानोगे तो फिर आपको पनिशमेंट जो है वो फेस करनी पड़ेगी. इसी तरीके से केल्सन ने जो बोला था, जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ था, दैट इज लाइक अ नॉर्मेटिव साइंस. जो हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो ये बताता है कि ऑल नॉर्म्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द अल्टीमेट नॉर्म. वो कहता है कि एक अल्टीमेट नॉर्म बना लो जहाँ से सारे नॉर्म्स जो है अपनी पावर्स डिराइव करें, जिसे हम ग्रैंड नॉर्म भी कहते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेक इट आउट. हिस्टोरिकल डेफिनेशन की अगर बात करें तो हिस्टोरिकली ये बोला जाता है, लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ. सो दे से लॉ इज टू बी फाउंड एंड नॉट मेड. कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो मिल जाएगा. सो लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लाइक लैंग्वेज, इट वेरीज फ्रॉम पीपल एंड एज. दे से इट इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन. लोगों के हिसाब से एंड एज के हिसाब से वो बदलता रहता है. कस्टम्स नॉट ओनली प्रोसीड्स लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट. आगे चल के क्योंकि कस्टम्स की भी बात होती है तो उस चीज़ के बारे में बोला गया है. एंड लॉ का अपना एक कॉन्शियस है, उस तरीके से दे आर एसोसिएटिंग विद इट, विच वी कॉल हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ. इसमें से आप कीवर्ड्स कुछ लर्न कर जाओ ताकि आपको याद रहे.
दूसरी चीज़ है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। तो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में वो ये कहते हैं कि जो लॉ है इट्स एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट, ठीक है। वो ये कहते हैं कि द फॉर्म ऑफ द गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी किस तरीके से रहेगी वो लॉ डिटरमाइन करता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू check. Then is realist definition of law. Realist definition of law हमें ये कहता है that law is a statement of the circumstances in which public force will be brought up upon through courts, जो आजकल के टाइम में होता है। To summarize the main characteristics of law and a definition to become a universal one। तो ये अलग अलग तरीके के laws हैं जो we have studied them, we have discussed them, लेकिन अगर हम summarize करें तो main characteristics क्या हैं। सबसे पहले law presupposes a state. The state makes or authorizes to make or recognize or sanction laws, जिसे हम actually में law कहते हैं। For the rules to be effective, sanctions होने चाहिए। sanctions का मतलब होता है punishments। कोई नहीं मानता law को जब तक आप उसके ऊपर punishment नहीं tag करते कि नहीं मानोगे तो ये punishment है। These rules called laws are made to serve some purpose, और जो भी law बनाया जाता है उसके पीछे कुछ purpose होता है। So normally like आई कांट से कि नहीं पूछा जाएगा, बट मोस्टली दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। उसके बाद आता है लॉज आर मेड इफेक्टिव। अब लॉ को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है? बाय रिक्वायरिंग डैमेजेस टू बी पेड फॉर एन इंजरी ड्यू टू डिसोबीडियंस। अगर आप कोई डिसोबीडियंस करते हो, अगर आप कोई डैमेज करते हो तो आप कितना कंपनसेशन उसे दोगे, तो उससे लॉ इफेक्टिव बनता है। दूसरा, बाय रिक्वायरिंग वन इन सम इंस्टांसेस टू कंप्लीट द ऑब्लिगेशन ही हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म। कोई ऑब्लिगेशन थी, कोई ड्यूटी थी जो उसने परफॉर्म करनी है, नहीं परफॉर्म की, तो वो अगर परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे लॉ एंड होता है। बाय प्रिवेंटिंग डिसोबीडियंस, कि डिसोबीडियंस हो ही ना, ठीक है, आप क्या प्रिकॉशंस लेते हो, आप क्या प्रिवेंशंस लेते हो। एंड बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, सिर्फ पनिशमेंट लाइक डिसाइड नहीं करनी है बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रिंग इट। सो इस तरीके से लॉ को इफेक्टिव बनाया जाता है। डैमेज के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करना, डिसोबीडियंस को रोकना, एंड किसी तरीके की पनिशमेंट को एडमिनिस्टर करना। उसके बाद तेरा सर्टन प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। सो इंडियन लॉ बना कहाँ से है? कस्टम से, कस्टमरी लॉ से, ट्रेडिशंस जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं कस्टम्स उनसे, जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट से। दिस वी विल डिस्कस कि क्या डिसीजंस कोर्ट में लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे भी लॉ डिसाइड होते हैं। स्टैचूट्स और लेजिस्लेशन जो एक्ट्स रहे हैं। एंड देर आर देन सर्टन पर्सनल लॉ लाइक हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ, जैसे कि मैरिजेस रहती हैं, डाइवोर्सेज रहते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द पर्सनल law only, so according to the religion they are being governed। सबसे पहले होते हैं कस्टम्स। कस्टम्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, यानी कि मानने हैं मानो, नहीं मानने मत मानो, कोई पनिशमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड कस्टम्स हैविंग सैंक्शन, नहीं मानोगे देन देयर वुड बी पनिशमेंट्स, राइट। देन फर्दर दे आर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। एक होते हैं लीगल, एक होते हैं कन्वेंशनल। सो लीगल आर द वंस विच आर बाइंड बाय द लॉ, ठीक है, लॉ में बोला गया कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। जो फर्दर डिवाइड होते हैं लोकल एंड जनरल कस्टम्स में। देखो लोकल कस्टम्स होते हैं जो एक लोकेलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि इस जगह के लोग यही चीज़ करते हैं, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। लोकेलिटी के हिसाब से जो चीज़ें डिसाइड की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं लोकल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ज्योग्राफिकल, यानी कि जहाँ आप रहते हो वहाँ के कस्टम्स कहते हैं कैसे हैं। दूसरे हैं पर्सनल, यानी कि आपके खुद के, जो हम कहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वैसे कस्टम्स थे, वो आप कैसे फॉलो करते हो फर्दर। सो बोथ आर लाइक इक्वली गुड, एंड दोनों को ही हम लीगल कस्टम्स में लेके आते हैं, ज्योग्राफिकल लोकल कस्टम्स एंड पर्सनल लोकल कस्टम्स। उसके बाद कुछ जनरल कस्टम्स होते हैं जो कि पूरी कंट्री में एज इट इज माने जाते हैं। दूसरे हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल कस्टम्स होते हैं जिन्हें हम यूजेजेस कहते हैं। दे आर बाइंडिंग ड्यू टू एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो पहले ऐसा कुछ अग्रीमेंट तो था नहीं, लेकिन यहाँ पे भी तभी माने जाएंगे अगर आप इन्हें बाइंड करोगे, अगर अग्रीमेंट होगा, राइट। सो इट मस्ट बी शोन दैट कन्वेंशन इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एंड इट इज फुल्ली नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ऑफ कोर्स अगर दूसरे को पता ही नहीं क्या करना है तो वो कैसे ही कोई भी चीज मानेगा। तो इस कन्वेंशन में आपको दूसरी पार्टी को, लाइक एक पार्टी को दूसरी पार्टी को बाइंड करना पड़ेगा इन एन अग्रीमेंट। नाउ कन्वेंशन कैन नॉट ऑल्टर द जनरल लॉ ऑफ लैंड। जो जनरल हो रहा है उसको नहीं आप ऑल्टर कर सकते, एंड इट मस्ट बी रीजनेबल। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ हम नहीं क्रिएट कर सकते। अब किसी भी कस्टम को अगर एक वैलिड कस्टम बनाना है तो उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स है, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इट शुड बी इमेमोरियल या एंटीक, यानी कि हम ये नहीं बता सकते ये कब से चलता आ रहा है, इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल और एंड वी डोंट नो कि वो कितनी देर से हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सर्टेनिटी, कोई भी चीज, कोई भी कस्टम होता है दैट नेवर लीव्स एनी
सर्टेनिटी, वो एक डिटरमाइंड चीज होती है कि ऐसे ही होना है, ऐसे ही होगा। रीजनेबलनेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टम जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, इट मस्ट बी यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू द सोसाइटी, ठीक है। अगर कस्टम जस्टिस को, इक्विटी को एंड गुड कंसाइंस को अपोज कर रहा है, देन वी कॉल इट एन अनरीजनेबल कस्टम, और उसे कस्टम के हिसाब से नहीं माना जा सकता। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, टाइम टू टाइम उसकी ऑब्जर्वेंस होती रही है। कॉन्फॉर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, सो दे हैव बीन हाईलाइटिंग दिस फ्रॉम अ वाइल कि कस्टम के नाम पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर रहे हो, दैट इज, दिस इज कस्टम, दैट इज कस्टम। सो मोरालिटी को मेंटेन करना एंड रीजनेबलनेस रखना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, एग्जैक्टली, कस्टम्स में क्या होता है, दे आर जनरल, दे आर यूनिवर्सल, सब उसको मानते हैं। लाइक इट्स नॉट like if it's left to individual choice then it's not custom, फिर तो आपकी मर्जी है ना। कस्टम का मतलब है कि सब मान रहे हैं उसको, everybody has to do it the same way। peaceful enjoyment, yes, अब कुछ ऐसी चीजें आती है जैसे reasonableness हो गया, conformity with law and public morality, peaceful enjoyment, आपके कस्टम्स की वजह से आसपास में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो यू कैन लर्न 4 to 5, दैट विल बी इनफ। उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक पैटर्न सेट कर देते हैं, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जज के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, जो हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो उनके सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंड करते हैं एंड ट्रिब्यूनल्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, बस अपनी जुरिस्डिक्शन के बीच में ही वो गाइड करते हैं। बट डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इज ओनली ऑफ परसुएसिव वैल्यू इन अ कोर्ट विद इन विच इज लाइक विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर हाई कोर्ट। अगर एक हाई कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है तो वो दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव वैल्यू, यानी कि वो उसे रेफर कर सकते हैं, बट मानने का कोई जबरदस्ती नहीं है। लाइक दे आर नॉट बाइंड बाय द डिसीजन ऑफ अनदर हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के डिसीजन सिर्फ उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में ही बाइंडिंग बाइंड होते हैं, चाहे वो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हम बात करें, चाहे ट्रिब्यूनल्स की बात करें, लेकिन किसी और की जुरिस्डिक्शन के लिए, किसी और हाई कोर्ट के लिए वो सिर्फ एक परसुएसिव वैल्यू रखते हैं, यानी कि वो रेफर कर सकते हैं कि उस हाई कोर्ट ने क्या किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भी एज इट इज वही चीज करनी है, ठीक है। और अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अपने आप जो है फॉलो कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिसीजंस ऑफ को इक्वल बेंचेस, अगर को इक्वल बेंचेस हैं, दोनों का स्टेटस सेम है, उस केस में जो लेटर डिसीजन आता है, यानी कि जो लेटेस्ट जो बाद में डिसीजन आया है वही फॉलो किया जाएगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट में जो सिंगल जज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बेंच माना जाता है। 2 जजेस वाले बेंच को हम डिवीजन बेंच कहते हैं, 3 या 3 से ज्यादा जजेस वाले बेंच को हम फुल बेंच कहते हैं। अब ये बहुत सिंपल चीज है कि जो डिसीजन है, सच अ बेंच इज बाइंडिंग ऑन द स्मॉलर बेंच, तो फुल बेंच सबसे हाईएस्ट हो गया ना, 3 और मोर जजेस वाला। उस केस में उसके जो डिसीजंस हैं वो डिवीजन बेंच पे भी लगते हैं और सिंगल बेंच पे भी लगते हैं। लेकिन अगर डिवीजन बेंच का, नाउ दे से वन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट कैन नॉट टेक अ कॉन्ट्ररी व्यू ऑफ द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय अनदर कोऑर्डिनेट बेंच, तो उन्हें माननी पड़ेगी बातें। दो डिसीजन ऑफ अ डिवीजन बेंच इज रॉन्ग, इट इज बाइंडिंग ऑन द सिंगल जज। हाँ, चाहे वो गलत ही डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन वो बाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको उसको चेंज करवाना है तो आपको अगेन फुल बेंच के पास जाना पड़ेगा। अपने मन से नहीं कह सकते कि नहीं ये तो गलत है तो हम इसे कैसे फॉलो करें, ऐसा नहीं होता। जो डिवीजन बेंच ने बोल दिया सिंगल बेंच को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे वांट टू चेंज इट, दे हैव टू गो टू द फुल बेंच। तो वो एक पिरामिड से जैसे बनाते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाला, वैसे ही आप इसका बना लो। सबसे ऊपर आता है फुल बेंच, देन डिवीजन बेंच, देन सिंगल बेंच, smallest bench rather. The high courts are the courts of coordinate jurisdiction, so decision of one high court is not binding to the other high courts and they only have persuasive value. Supreme Court highest है, इसके decisions सारे courts पे applicable होते हैं, so this I think all of you know. However, it does not mean that every statement in a judgment of the Supreme Court has a binding effect. बिल्कुल, only the statement of ratio of judgment is having the binding effect. इससे related काफी सारी doctrines भी आगे आती हैं, but ये नहीं है कि हर एक statement binding होती है. It is not like that. सिर्फ जो main judgment होती है वही binding रहती है. There are 4 kinds of precedents. एक होते हैं declaratory and original, एक होते हैं persuasive, then absolutely authoritative, then conditionally authoritative. Declaratory या original है जो merely सिर्फ application of law, एक already existing law है, उसको सिर्फ आप apply कर रहे हो कि ये चीज लिखी है law में, इतनी पेनल्टी, भाई तुम इतनी पेनल्टी भर दो और जाओ, दैट इज इट. उन्हें हम कहते हैं डेक्लेरेटरी या ओरिजिनल. सिर्फ डिक्लेयर किया जा रहा है कि ओरिजिनल है, इज राइट, दैट इज डेक्लेरेटरी. द ओरिजिनल वंस आर व्हिच
creates and applies a new rule of law. ठीक है, तो declaratory में क्या होता है, rule already is applied because it's already there. Original के केस में क्या होता है, वो future reference के लिए एक law बन जाता है, right? Second is persuasive. Persuasive का best example high courts का ही है. High courts की जो एक high court का decision है वो दूसरे high court में persuasive होता है, because persuasive precedent is one when judges are not obliged to follow but they can always consider it. और जितना उन्हें लगता है कि मे बी ये चीज मैच कर रही है, इस चीज को हम पिक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल ऑब्लाइज्ड बाय द डिसीजन ऑफ अदर हाई कोर्ट, राइट? तो इसीलिए इसमें हम हाई कोर्ट्स का एग्जांपल देते हैं. यहां पे जज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल द एडवोकेट brings up the reference of any precedent, of any persuasive precedent of another high court, so they can always check it, they can refer to it, but they are not obliged to follow it as it is. The next one is absolutely authoritative. मतलब मानना ही मानना. It is one where judges must follow whether they approve of it or not, right? माने ना माने, अच्छा लगे ना लगे, they have to follow it. It's the binding force because it's absolute. मानना ही पड़ेगा and the judge's discretion is altogether excluded. उससे नहीं पूछा जा रहा, right? So that is how absolutely authoritative precedents work. Then conditionally authoritative, यानी कि condition के according है, right? It is like though ordinarily binding on the court के ऊपर binding है, before which it is cited is liable to be disregarded in certain circumstances, यानी कि देखा जाएगा कि circumstances के according कैसे हम उसे मानते हैं. Then there is doctrine of stare decisis. Stare decisis का मतलब होता है adhere to the decision and do not unsettle things which are established. जो एक बार decision ले चुके हैं हम, उसी से बाइंड रहो, बार बार उसे अनसेटल मत करो. सो इट्स अ यूजफुल डॉक्ट्रीन इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी and uniformity. Under this, they have become settled by a series of decisions generally binding on the courts. In simple words, the principle means like cases should be decided. Like एक जैसे cases को एक जैसे ही decide किया जाता है. अब इसको यही कहते हैं, like cases आर डिसाइडेड अलाइक. हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे एक और चीज उन्होंने देखो लास्ट लाइन में बोली है, ये कोई रिजिड नहीं है कि वैसे ही डिसाइड करें. इट्स जस्ट लाइक अ गुड रेफरेंस कि इन केसेस को ऐसे ही डिसाइड किया जाता है तो वैसे ही डिसाइड किया जाएगा, बट कहीं पे भी उसे रिजिड करके और इनएविटेबली यूज नहीं करना एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस. दैट इज रॉन्ग. उसके बाद आता है रेशो डिसेंडेंडी. रेशो डिसेंडेंडी जैसे कि नाम बता रहा है, तो अगर कोर्ट्स रेफर करती हैं प्रेसिडेंट्स को इसीलिए यूज किया जाता है, इसीलिए एडवोकेट्स उसे रेफर करते हैं. कई बारी उसमें से आपको जितना मैच करता है एक्सट्रैक्ट, जितना रेशो यू फील इट्स बाइंडिंग टू द पार्टीज, उतना आप उसमें से निकाल के यूज कर सकते हो. सो दिस इज द proposition of law which is necessary for the decision could be extracted from that decision and the concrete decision is binding between the parties. The abstract ratio descendancy alone has the force of law as regards the world at large. So it's like that, जितना applicable है उतना आप उसे use कर सकते हो. So now the next is obiter dicta. So obiter dicta is said by the way. जब जजमेंट्स आती हैं you need to read the whole judgment. अब जजमेंट के बीच में जैसे 4-5 पेज की जजमेंट आती है तो ऐसा नहीं है हर एक वर्ड बाइंडिंग है, हर एक वर्ड यूजफुल है. जजमेंट में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो जज लिखता है लाइक ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पार्टीज वर, या क्या हो रहा था या क्या एविडेंसेस. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर जस्ट सेड बाय द वे. सो द एक्सप्रेशन इज टू डोनेट दोज जुडिशियल अटरेंसेस इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द डिसीजन. उसकी कोई एज सच जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं सब कुछ बाइंड करते हैं. जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम, ऑल्दो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम, वो ऑफकोर्स फायदा ले सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज ऑबिटर डिक्टा there are different kinds and varying degree of weight. Some obiter dicta are deliberate expressions of opinion given after consideration on a point clearly brought and argued before the court. It's quite often too difficult for the lawyers and courts to see whether the expression is the ratio of judgment or a casual opinion, right? So it's open to them, no doubt. It could be certain things that are opinionated by the judge himself, तो वो binding नहीं होते. ठीक है, एक जज के ओपिनियन को दूसरे जज को या दूसरे कोर्ट में जाके एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है. तो वो चीज़ें विच आर जस्ट सेड बाय द वे, उनको एप्लीकेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट इज ऑबिटर डिक्टा. देन थर्ड वॉज स्टैचूट्स और लेजिस्लेशन, जिन्हें हम एक्ट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम रिटन एक्ट्स कहते हैं, उससे भी हेल्प होती है. एंड फोर्थ वन इज द पर्सनल लॉ. पर्सनल लॉ इज मेजरली यूज्ड इन लाइक मैरिजेस, डाइवोर्सेस, उन सारी जगहों पे. जैसे हिंदू एक्ट में ये सारी चीज़ें हैं, द श्रुतिज दैट इंक्लूड 4 वेदास, द स्मृतिज, राइट. फिर कोड्स ये वाले दे रखे हैं. एंड मोहम्मडन्स के लिए अलग से है, होली कुरान है,
ये सारी चीज़ें जो आपने रीड करनी है. नाउ वेयर आर दे गवर्न, अगर हम यहाँ पे देखें, दे आर फॉर द हिंदू लॉ इट इज गवर्न इन केसेस ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन, co-parcenary, sorry, partition of joint family property, all these things, pious obligations of sons to pay their father's debts, ये सारी चीजें हैं. और मोहम्मडन्स के केस में भी सेम है, इनहेरिटेंस, विल, सक्सेशन, लीगेसीज, मैरिज, जो घर के सारे काम है उनसे रिलेटेड सारे पर्सनल लॉ ही माने जाते हैं. तो उस केस में पर्सनल लॉ कम्स इन फ्रंट. ये वो थे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ जहां से इंडियन लॉ बना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, एंड सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ. इंग्लिश लॉ से हमने काफी चीजें पिक की है. सबसे पहले देखो, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस है, चाहे लॉ जो मर्जी कह रहा है, जो मर्जी हो रहा है, द फॉरमोस्ट थिंग इज जस्टिस. ठीक है, आपने इस तरीके से डिसीजंस लेने हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम जस्टिस को रीच कर पाए, इक्विटी हो, गुड कंसाइंस हो. सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ के 4 जगहों से हम पिक करते हैं. सबसे पहले कॉमन लॉ. कॉमन लॉ इट्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट आर इवॉल्व्ड बाय द जजेस. एक्चुअली कॉमन लॉ कम्स फ्रॉम जजेस इन मेकिंग डिसीजंस. सो दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स, एंड कॉमन लॉ डिनोट्स बॉडी ऑफ लीगल रूल्स, प्राइमरी सोर्सेज. बेसिकली कॉमन लॉ इज द unwritten law of England, which is common to the whole realm of whole of the realm. तो क्योंकि now you can relate how it came, because English law से हमने वो चीज़ें पिक की. सबसे पहले आता है common law. दूसरी चीज़ law merchant. law merchant को mercantile law भी कहते हैं. These are those customs and usages which are binding on the traders. क्योंकि ये merchant law है, तो क्या traders है, क्या customs है, क्या usages है, उन्हें हम यहाँ पे लेके आते हैं. Then it is principle of equity. Principle of equity का मतलब है that primarily, for example, इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी सी है कि पहले लोग किंग के पास जाते थे, देन किंग यूज्ड टू सेंड देम टू किंग इन काउंसिल, या किंग वुड रेफर दीज टू द चांसलर्स. अगर वहां से खुश नहीं है, किंग के पास आ गए, चांसलर के पास चले गए. चांसलर जो कि नॉर्मली बिशप होता था, तो ही यूज्ड टू डिसाइड. इक्विटी कोर्ट्स को नॉर्मली इस तरीके से दिखा गया दैट ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, एंड ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स. तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर आपको इक्विटी चाहिए तो आप भी इक्विटी कर रहे हो, और आप आ रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप खुद क्रिमिनल हो एंड यू आर कमिंग हियर. सो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी बेसिकली इस चीज को डील करते हैं कि ना तो ये कस्टम्स है, ना तो ये रिटन लॉज है. दीज आर जस्ट इंपेरेटिव डिक्टेट्स ऑफ कंसाइंस, यानी कि सुना जाता है कि आपने क्या किया या आपके साथ क्या हुआ, देन इट इज बीइंग डिसाइडेड. सो जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है दैट नॉर्मली टॉक्स अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट रिटन और विच आर नॉट ऑलरेडी गिवन. आप इसे किस तरीके से डिसाइड करते हो, वो सारी चीजें. तो उसके पीछे ये स्टोरी है कि किस तरीके से आया था कि किंग के पास आते हैं, उसके जस्टिस से खुश नहीं है, फिर वो चांसलर के पास भेज देता है जो नॉर्मली बिशप रहते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं कि भाई इस पर्सन को किस तरीके से सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वट एवर. एट द लास्ट आर स्टैच्यूट लॉज. मेजर पोर्शंस जो हमारे लॉज के हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेशन और इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्स, राइट. जैसे कि आप देखोगे, अगर आप हमारे मर्केंटाइल लॉ की बात करो तो वो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सो काफी सारी चीजें वहीं से एज इट इज पिक करी गई है. तो दैट ऑल्सो फॉर्मुलेट द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ. मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ में अब देखो यहाँ पे बातें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी. जो सारी लॉज आप पढ़ के आ रहे हो, देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ लॉ. मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, एंड मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ है. सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ क्या है? लॉ मर्चेंट, स्टैच्यूट लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अभी जो सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं वही नॉर्मली अब यहाँ पे रिपीट होती है, आपको दिखेगी. मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ क्या है? इंडियन मर्केंटाइल लॉ जब बना है, सबसे पहले तो वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से उठा हुआ लॉ है, राइट, क्योंकि बेसिक्स वहीं से पिक करे गए हैं. सेकंड, एक्ट्स एनैक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेड यूजेजेस. ये कहीं ना कहीं आपको लग रहे होंगे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ, बस इसको उल्टा लिखा हुआ है सारा. तो यहाँ पे बात वही हो रही है, 4-5 चीजें जो ऊपर आप पढ़ के आए हो वही बार बार रिपीट हो रही है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सी चीज किसके लिए, ताकि आप उसे लिख सको. उसके बाद आती है थ्योरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जिसमें से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले आती है लीगल थ्योरी. लीगल थ्योरी सेज इट्स अ फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज विद इन jurisprudence that involves the development and analysis of foundations of law. तो यहाँ पे दो मेन चीजें आती हैं, एक है normative theory and positive theory.
व्हाट इज इट? पॉजिटिविज्म है क्या? आज अभी हमने पढ़ा था लॉ आर कमांड्स एंड एनालिस्ट ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स आर वर्थ परसुइंग, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो मेजरली लॉ आर कमांड्स, यहाँ पे लॉ को एज अ कमांड ही देखा गया है कि लॉ अगर आपको फॉलो करवाना है तो दैट इज बेस्ड ऑन कमांड, तभी यहाँ पे ये चीजें बोली गई है। तीन चीजें जिसके ऊपर ये बेस है, इट्स अ कमांड, इट्स गिवन बाय सोवरेन अथॉरिटी एंड इट हैज सैंक्शन बिहाइंड इट, राइट? कमांड होनी चाहिए, पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन ने वो कमांड दी है, उसके पीछे पनिशमेंट होनी चाहिए। कमांड है, एक इंटेलिजेंट पर्सन जो कमांड देता है, दैट इज व्हाट इज गवर्न्ड हियर। देन कम सोवरेन। सोवरेन टॉक्स अबाउट लाइक एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन है जो डील कर रहा है, जो सारे कमांड्स दे रहा है, देख रहा है, एंड सैंक्शन इसके अगर कोई नहीं मानेगा तो डेफिनेटली उसे पनिश भी करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज, अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी? क्रिटिसिज्म इसकी ये थी दैट वेलफेयर स्टेट्स पास अ नंबर ऑफ, जो वेलफेयर स्टेट्स होती है वो सोशल लेजिस्लेशंस पास करती है, दे डोंट कमांड पीपल। सेकेंडली, ऑस्टिन, द सोवरेन डज नॉट ओबे एनीवन। हाँ, इसमें हर जगह पे लिखा हुआ है कि सोवरेन किसी को ओबे नहीं करता, लेकिन अगर हम मॉडर्न स्टेट्स की बात करें तो सोवरेन्स आर ऑल्सो लिमिटेड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अपने मन से नहीं कुछ भी कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन वो कहता है सोवरेन किसी को ओबे नहीं करता, बट दैट्स नॉट ट्रू। In every country, the sovereign also has to obey to certain laws. Then Austin does not provide for judges-made laws. उसने बोला judges-made law तो होते ही नहीं है. He said that judges work under the tacit command of the sovereign, but in reality, judges make positive laws as well. तो मतलब according to him, only sovereign is the governing party. And fourth, since the presence of sovereign is prerequisite, Austin did not recognize the international laws. So there are international laws also जो इस theory ने actually acknowledge ही नहीं किए. Then Roscoe Pound, he was like a American legal scholar. He said certain different things, to which the realization is that a recognition of certain interest, individual हो सकता है, public हो सकता है, social हो सकता है, a definition of the limits होनी चाहिए, and securing of those interests within those limits, ठीक है? तो ये interest based law है कि for any legal order to be successful and efficient society, तो इसके according law अगर आपको बनाना है तो एक efficient society के लिए बनाओ, और वो किस तरीके से बन सकता है? पहले आप देखो कि लोगों के इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअली क्या है, पब्लिक क्या है, सोशल क्या है, फिर डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर वो उन इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, दैट दे नीड टू चेक। क्या इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? लाइक इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है? लाइक फिजिकल इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ विल, ऑनर, रेप्यूटेशन, डोमेस्टिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए विद पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हस्बैंड एंड वाइफ्स, सब्सटेंस अच्छा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हो गए किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, राइट, जिसमें इंटीग्रिटी आती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन आता है, ऑनर आता है, एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ गार्डियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट फर्दर में ये आता है दैट जनरल सिक्योरिटी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, डोमेस्टिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में हमें सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, जनरल जो मॉरल्स है, ठीक है, उन्हें आप कैसे डील कर रहे हो, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, बाईगैमी हो गया, इन सब चीज़ों को आप कैसे डील कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, एंड सोशल इंटरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज। इस तरीके से आप इंटरेस्ट दिखाओ, उन्हें डिफाइन करो, एंड देन एसरटेन। लेकिन इसकी भी काफी सारी क्रिटिसिज्म्स है। पहली बात, पाउंड सेड दैट इंटरेस्ट प्री एग्जिस्ट एंड देन लीगल सिस्टम आता है। उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पहले आता है, लीगल सिस्टम बाद में आता है, बट दैट्स इनकरेक्ट। लीगल बहुत सारे इंटरेस्ट इसलिए बनते हैं बिकॉज ऑफ देयर आर क्रिएशन ऑफ लॉज। सेकेंडली, थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया। अब उसने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट को इवैल्यूएट कैसे करना है, बस ये बता दिया कि ये इंटरेस्ट है, बस इवैल्यूएट कैसे करें वो हमें नहीं पता। पाउंड्स थ्योरी of balancing interest can be effectuated most effectively by judges, ठीक है? उसकी जो थ्योरी है वो ज्यादा जज बेस्ड लॉ को कर रही है, बिकॉज जजेस को मौका मिल रहा है, जजेस तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना लोगों के केसेस में, एंड दे आर ट्रांजैक्टिंग द एक्टिविटी। सो दिस थ्योरी गेव मोर इंपॉर्टेंस टू जुडिशरी, लेजिस्लेचर को इसने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स यू विल सी, पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट में आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज वो सेम ही है। रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, राइट? वो तो उन्होंने बताया नहीं कि अगर न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो क्या करना है। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म्स। द नेक्स्ट इज द थ्योरी गिवन बाय जॉन विलियम सालमंड, हु वाज लाइक अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। ही सेड दैट यू हैव टू क्लेम पर्पस ऑफ लॉ जो है दैट इज फॉर जस्टिस, ठीक है? जस्टिस के लिए है, जो कि विच डिफर फ्रॉम बैंथम एंड ऑस्टिन जो हम अभी पढ़ के आए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ भी आपको करना है, जस्टिस हैज टू
जस्टिस शुड प्रिवेल काइंड ऑफ थिंग, कि आपने जो भी करना है, जो भी आप लॉ बनाओ, जैसे भी आप फॉलो करो, लेकिन आपने जस्टिस को जरूर इंपॉर्टेंस देनी है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी? सैलमन्स assertion that justice is the end and law is the only medium to realize it does not always hold true because there are number of laws that are just that are unjust। तो सबसे पहले तो यही बात है कि अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस बस एंड जस्टिस है और लॉ से ही हो सकता है, बट ऐसे बहुत सारे लॉज है सोसाइटी में जो वैसे ही अनजस्ट है, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, परसूट ऑफ जस्टिस इज नॉट ओनली द पर्पस ऑफ लॉ, सिर्फ जस्टिस नहीं है, लॉ ऑफ एनी पीरियड सर्व्स मेनी एंड्स, राइट, एंड दीज एंड्स देमसेल्व्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो बदलता रहता है। थर्डली, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन सैलमन सेज दैट पर्पस ऑफ लॉ इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बट लिमिट्स jurisprudence to the study of first principles of civil law of a national legal system because justice is a universal concept, right, और national boundaries से वो रुकना नहीं चाहिए, right। The next was given by Hans Kelsen। Hans Kelsen ने दी थी Pure Theory of Law। इसमें एक्चुअली बात होती है कि एक ही नॉर्म के ऊपर चीजें चलनी चाहिए, जिसे आप कहते हो ग्रंड नॉर्म। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म इज लाइक द रूल्स फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी? पहले तो ग्रंड नॉर्म ही नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई रूल, कोई यार्डस्टिक नहीं उसने बताई कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडली, प्योर थ्योरी डिड नॉट गिव द टाइम फ्रेम फॉर विच द इफेक्टिवनेस शुड बी होल्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिडिटी। कितनी वैलिडिटी है कुछ नहीं बताया। जो केल्सन्स थ्योरी सीजेस टू बी प्योर, जब वो ये बोलता है कि टू एनालाइज द ग्रंड नॉर्म बिकॉज देन वन विल हैव टू ड्रॉ ऑन द सब्जेक्ट्स, राइट। जब हम उसे एनालाइज करने बैठ जाएंगे फिर वही चीजें आ जाएंगी, सोशियोलॉजिकली उसका क्या है, हिस्टोरिकली क्या है, मोरा, तो वो प्योर तो वहीं पे रहता ही नहीं है। एंड देन इंटरनेशनल लॉज दे डू नॉट सिट वेल विद केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बिकॉज ही एडवोकेट अ मॉनेस्ट व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ विच इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग, राइट। उसके बाद आता है Jeremy Bentham। So Bentham said that law may be defined as an assemblage of signs declarative of volition and conceived or adopted by sovereign in a state। So Bentham has basically 8 different respects में उसने बोला every law। Firstly, source, कहाँ से आप इसे source कर रहे हो, right? What are the subjects for the law? Persons हो सकते हैं, things हो सकते हैं, object क्या है, extent क्या है law का, aspect क्या है, directive aspect है या sanctional aspect है, right? Force, the motivation to obey a law क्या है उसके पीछे, remedial appendage क्या है, अगर किसी कोई लॉ कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसके पीछे क्या रेमेडियल अपेंडेज आप देते हो, एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन। तो ये 8 पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं। इसका क्रिटिसिज्म ये था कि ड्यू टू बेंथम स्ट्रेट जैकेटिंग ऑफ लॉ इनटू इंपेरेटिव थ्योरी ऑल लॉज हैव टू बी ईदर कमांड और परमिशन। वो सिर्फ यही कहता है या तो कमांड होगी या परमिशन होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। बेंथम डिड नॉट गिव फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टम्स बिकॉज उसने कहा कि कस्टम्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते। थर्डली, बेंथम्स थ्योरी डिड नॉट अलाउ जज मेड लॉज। अगेन ही इज गिविंग full authority to the legislation to judge an action according to pleasure and pain। अच्छा, इसमें बेंथम ने एक थ्योरी यहाँ पे गिवन है, एक सेकेंड, यहाँ पे गिवन है विच इज, हाँ ये रहा, प्लेजर एंड पेन विच यू शुड ऑलवेज मेंशन। सो अकॉर्डिंग टू हिम इस थ्योरी के बेस पे जो है दे से कि आपने लॉ बनाने हैं, बट टू जज एन एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लेजर पेन क्राइटेरियन इज टू जज इट सब्जेक्टिवली, राइट। द थ्योरी डिड नॉट प्रोवाइड हाउ अ सब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑफ पेन एंड प्लेजर कैन बी ट्रांसम्यूटेड टू ऑब्जेक्टिव वन, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। एंड इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एन इंक्रीज इन हैप्पीनेस ऑफ अ सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विल लीड टू, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई चीज किसी को अच्छी मतलब हैप्पीनेस दे रही है, उस चीज को बढ़ा दो, लाइक यू शुड ऑलवेज इंक्रीज द प्लेजर काइंड ऑफ दैट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी को खुश करोगे कोई और दुखी हो जाएगा, तो उस तरीके से लॉ बाइंड नहीं कर पाएगा पूरी की पूरी कंट्री पे या पूरी की पूरी सोसाइटी पे। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कुछ आर्टिकल नंबर्स हैं। सबसे पहले तो इन्हें लर्न कर लो। राइट टू इक्वालिटी 14(2) है, ये एंड लिखा हुआ है इन्होंने। 14(2)(18) में रहता है राइट टू फ्रीडम 19(2)(22), राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25(2)(28), कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 and 30, and then constitutional remedies है 32 पे। At many places you will see this word being used which is called state। What do you mean by state? State का मतलब वो state नहीं है जो हम बोलते हैं। State का मतलब यहाँ पे होता है government and parliament of India, then government legislation of each of the states and all the local और other authorities। Basically वो सारे लोग जो एक country को rule कर रहे हैं या country को govern कर रहे हैं, direct कर रहे हैं, वो सारे वर्ड में हम इसे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इट मीन्स दैट अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंट हो जाती है, कोई लॉ
इनकंसिस्टेंट हो जाता है, उसको पूरा का पूरा शेल्फ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना पोर्शन वो फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट है या कॉन्ट्रावीन कर रही है, बस उतने चीज़ को आप वहाँ से स्वेयर कर दो। स्वेयर का मतलब है उसको अलग कर दो। अगर उसके अलावा भी लॉ वेल स्टैंड है, वेल अंडरस्टूड है, ठीक चल रहा है, तो उसके अलावा तो मतलब पूरे के पूरे लॉ को आपको इनवैलिड करने की बजाय सिर्फ उतना पोर्शन जितना फंडामेंटल राइट्स का इनकंसिस्टेंट है उतना पोर्शन आप वहां से स्वीयर कर दो और बाकी लॉ को एज इट इज रहने दो। देन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स नाउ दे से दैट कोई भी पोर्शन इनकंसिस्टेंट था, आपने उसे एक्लिप्स हो गया या डॉर्मेंट हो गया, बट दीज आर दे कैन बिकम एक्टिव एंड इफेक्टिव अगेन अगर बाई चांस फ्यूचर में जाके उन फंडामेंटल राइट्स पे प्रोहिबिशन हो जाती है या वो कुछ अमेंडमेंट से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जितना पोर्शन पहले इनकंसिस्टेंसी की वजह से एक्लिप्स में चला गया था या डॉर्मेंट हो गया था, वो दोबारा से एक्टिव भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंसी में आती है, इट्स नॉट डेड ऑल टुगेदर, राइट। आगे जाके बाई चांस फ्यूचर में वो फंडामेंटल राइट ही हट जाता है, फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट आती है, तो वो पोर्शन जो पहले एक्लिप्स था दैट विल बिकम एक्टिव एंड इफेक्टिव अगेन। Then there's a doctrine of waiver that is based on a premise that a person is his best judge and he has the liberty to waive off his enjoyment. So waiver जो होता है वो fundamental होता है. The doctrine was discussed in Basheshwar Nath versus CIT. So basically majority expressed that against waiver नहीं मिलना चाहिए. It was held that it was not open to citizens to waive. Any person aggrieved could actually go against it. तो उस तरीके से. Then right of equality. सबसे पहले equality before the law and equal protection of laws. सबके पास equal rights हैं. सब लोग कोर्ट में जा सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं। कोई भी पर्सन बेस्ट या ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगी। देन देयर आर सर्टन क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाएगी कि इक्वालिटी तो है, देखो इक्वालिटी तो पहली बात है, लेकिन क्लासिफिकेशन भी अलाउड है। क्लासिफिकेशन कैसी अलाउड है? दो चीजें ट्विन टेस्ट करे जाते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट, यानी कि देखते पता चल रहा है कि क्यों इन्हें डिफर किया गया, ये ग्रुप ऐसा क्यों है, ये ग्रुप ऐसा क्यों है। एंड सच अ डिफरेंशिया मस्ट हैव रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। और लॉ किस चीज की बात कर रहा है उससे भी वो रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अपनी धुन में जा रहा है और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कुछ और ही कह रहा है, तो आपस में वो रिलेटेड होना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं दैट यू शुड ऑलवेज रीड। एक वो मेडिकल कॉलेज वाला एग्जाम्पल केस लॉ, इसमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 क्या है? नाउ दिस इज द फॉरमोस्ट थिंग जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन अलाउ नहीं करता, लेकिन क्लासिफिकेशन वो अलाउ करता है। कैसी क्लासिफिकेशन? जो कि बेस्ड है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे, एंड इट शुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशन या नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन देखो ज्योग्राफिकल हो सकती है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। इन परमिसिबल क्वालिफिकेशन कोई मैथमेटिकल थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, नाइसिसिटी, परफेक्ट इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। नॉन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज इनफ, राइट। Even a single individual may be treated as a class. बिल्कुल। Article 14 condemns discrimination, not only substantive law but by law of procedure. Discrimination नहीं होना चाहिए, classification होना चाहिए. So there's always presumption in favor of constitutionality of the enactment and burden is upon. हाँ, अगर आप कल को जाके भूलते हो ये चीज़ गलत है, तो लॉ ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये आप प्रूव करो कि किस तरीके से आपको लगती है कि ये चीज़ें गलत है। तो इक्वालिटी में, राइट ऑफ इक्वालिटी में थ्रेटिकली ये चीज़ें जो गिवन है, इट्स नॉट इक्वालिटी क्लासिफिकेशन अलाउड है। इस तरीके की क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से अलाउड है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बेस पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, places of public entertainment, use of wells, tanks, bathing ghats. Actually पुराने ज़माने की बात हो रही है when certain people were not allowed to use it, so that is allowed. But on the same hand जहाँ पे हम ये कहते हैं कि prohibition ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वहीं पे ये इट्स द पावर इज बीइंग गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द लॉ मेकर्स कि वो स्पेशल प्रोविजंस लगा सकते हैं फिर भी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलॉन्गसाइड वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसे हम डिस्क्रिमिनेशन में नहीं लेके आते, राइट। सो इन्हें अपलिफ्ट करना इज अलाउड अकॉर्डिंग टू द constitution as well, right, according to the article as well. Then article 16 says equality of opportunity in the matters of public
एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में केस में भी आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, बट स्टिल देर आर सर्टन एक्सेप्शंस. वो क्या है? पार्लियामेंट, they can actually make this law regarding to a class or classes of employment, जहाँ पे वो ये बोल सकती है, under any local or other authority where they will give, residents within that state or union territory, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज टू अदर पीपल कि हमारे एरिया का बंदा हो, तो दैट इज कंप्लीटली अलाउड. वो आर्टिकल को कॉन्ट्रवीन नहीं करता. प्रोविजन कैन बी मेड रिजर्वेशन के लिए, बिल्कुल रिजर्वेशन पोस्ट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो भी बिल्कुल अलाउड है, वो भी हम डिस्क्रिमिनेशन में काउंट नहीं करते. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, अगेन अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन है विद कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी है किसी क्लास के लिए जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेशन. अगेन अनफिल्ड वैकेंसीज जो रह जाती है रिजर्वेशन के लिए, वो रिजर्वेशन वालों के पास ही जानी चाहिए. लॉ शैल बी इनवैलिड इफ इट प्रोवाइड्स, हाँ कभी कभी क्या होता है अगर आप उसे नहीं फिल करते हो देन फर्दर, हाँ इफ इट प्रोवाइड्स द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस विद द अफेयर, I will tell you what they say, कोई स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस है ना, अगर वो कहते हैं कि इसका हेड या इसका डिनोमिनेटर ये पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज ऑल्सो अलाउड. एंड ऑफकोर्स अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई रिजर्वेशंस रखना चाहते हैं, उन्हें फेवर करना चाहते हैं, उन्हें अपलिफ्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेशन. सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. कैसे एक्सेप्शन आ सकते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या एक्सेप्शन नहीं है. अनटचेबिलिटी नहीं है, आई बिलीव ये बहुत पुरानी बात है, बट अभी कोई अनटचेबिलिटी नीड्स like it's particularly abolished. पनिशमेंट है अगर ऐसा कोई करता है. abolition of टाइटल्स नहीं दिए जाते. ब्रिटिश गवर्नमेंट they used to give titles like sir, Raj Bahadur Rai Saab and all these things, so they are not there. But to do away with the practice, no title not being military or academic shall be conferred by the state. military or academic दे सकते हैं. no citizen of India shall accept any title from any foreign state. no person which is not a who is not a citizen of India shall hold any office or trust under the state and accept without the consent of president. तो अगर उसे accept करना है तो उसे president का consent लेना पड़ेगा. no person holding any office of profit or trust under the state shall without the consent of president accept any present emolument office or any kind. अगर वो office of profit hold कर रहा है उस केस में president की permission लेना is a must. उसके बाद आता है rights related to freedom. हाँ जी, कितनी freedom है? आर्टिकल 19 बताता है freedom of speech है and expression है. assemble peacefully and without arms, form associations or unions or cooperative societies, move freely throughout the territory of India, reside and settle, practice any profession. but सबसे important चीज, it is not 100%. कोई भी freedom absolute नहीं है. it comes with reasonable restrictions. the restrictions can be imposed by law, not by purely executive. reasonable हो सकती है. restriction must be imposed for achieving one or more objectives. तो ये सबसे important बात है कि reasonableness check करनी है. restriction होगा ही होगा, कोई freedom 100% नहीं है. objective क्या है restriction का? nature, extent, urgency क्या है? how far it is, you could say affecting the evil in the question. duration क्या है and conditions क्या है. scope and limitations क्या है? सबसे पहले तो right of freedom, बिल्कुल बहुत freedom, बिल्कुल freedom, there is a freedom in speech and expression. यहाँ पे ये चीज़ आप लिख ही लोगे. मेन बात है restrictions क्या है, तो ये permissible restrictions है जो आपने नहीं करनी. sovereignty and integrity of India पे कोई मतलब गलत चीज़ नहीं बोलनी. security of state को compromise नहीं करना. friendly relations with foreign states, public order, decency और morality, contempt of court नहीं करना. वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोल देना in the scene के ये तो freedom of expression and speech है, ऐसा नहीं करना. defamation नहीं करनी किसी की. incitement to an offense नहीं करना. तो these are the restrictions with freedom of speech and expression. फ्रीली एक्सप्रेस करो बट इन सारी चीज़ों पे कुछ मत बोलना. फ्रीडम ऑफ असेंबली, बेसिकली ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द राइट ऑफ असेंबली, बट इट शुड बी इन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड इन पब्लिक ऑर्डर. एसोसिएशन आप कर सकते हो. सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर ऑलमोस्ट हर जगह पे आएगा. एक यहाँ पे मोरालिटी भी ऐड हो जाता है. ठीक है, कोई भी एसोसिएशन किसी इमोरल काम के लिए ना यूज हो, वहाँ पे आपने वो चीज़ देखनी है. मूवमेंट, हाँ मूवमेंट आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन एक होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दूसरा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब. देयर इज एन एरिया वेयर यू कैन नॉट एक्चुअली एंटर, राइट, तो दैट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वहाँ पे फ्री मूवमेंट नहीं है, तो वो चीज़ें रिस्ट्रिक्शन में उन्होंने एक्चुअली काउंट कर दी है. फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जहाँ मर्जी रहो. trade and occupation, of course you can trade, do the professional, you can you can take up any trade, any profession, but
the state has also said that if there is certain laws that relate to the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying, that is required. अगर कोई कहता है कि CS practice करनी, CS करनी, तो करनी पड़ेगी. You can't say कि हमारे पास ये आर्टिकल है and we can take it up. इस ऐसा नहीं है. जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस या क्वालिफिकेशंस है वो अगर कोई लॉ बना रहे हैं तो आपको मानने पड़ेंगे. एंड द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट, कॉर्पोरेशन ओन, कंट्रोल्ड एनी ट्रेड टू एनी एक्सक्लूजन, कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज, तो वो सारे रूल्स भी आपको मानने पड़ेंगे. उसके बाद आती है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. No person shall be convicted for any offense except for violation for a law at the time of commission of act. जब वो गलती उसने की है, जब वो offense उसने किया है, तब जितनी पेनल्टी थी आपने उतनी ही पेनल्टी उससे चार्ज करनी है. अगर वो चेंज हो जाता है या उससे बढ़ जाती है तो आप उसे you can't charge more, right? Of the act charged as an offense, nor be subjected to penalty greater than which might have been inflicted. मतलब टाइम ऑफ ऑफेंस जो है या टाइम ऑफ क्राइम जो है वो देखना इज वेरी वेरी एसेंशियल. दूसरी चीज है डबल जेओपार्डी. डबल जेओपार्डी इज वेरी सिंपल. एनी पर्सन जो प्रोसिक्यूट हो चुका है और पनिश हो चुका है, prosecute and punished, cannot be punished again, but for example he is prosecuted but not punished, सजा तो मिली नहीं, उसको मिल सकती है दोबारा सजा. तो and word is very very important. क्वेश्चन ऐसे आ सकता है he is prosecuted and not punished, right? But if he is not punished then he can be punished, right? Basically a person should not be punished again. ठीक है, prosecute होके बच गया तो दोबारा से उसे punishment हो सकती है. That is not double jeopardy. For double jeopardy you have to see the person is prosecuted and punished and then he can't be punished again. Protection against self-incrimination. So here they say no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself. वो बनेगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है. So you can't really compel him. So but it is to be noted that a person is entitled to this protection only when all the three conditions are there. First, he must be accused. Secondly, there's a compulsion to be a witness. And thirdly, such compulsion is resulting in given evidence against himself. वो तो कभी देगा ही नहीं. Then right to education. Yes. So from the age of 6 to 14 years every child has right to education. Protection against arrest and detention. हाँ, ऐसे किसी को भी आप पकड़ नहीं सकते हो, अरेस्ट नहीं कर सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो. बट अगेन आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली. इसके एक्सेप्शंस कौन है? एलियन एनिमीज. एलियन एनिमीज को पकड़ा जा सकता है. पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उन्हें पकड़ा जा सकता है. एंड अदर पर्सन में बहुत सारे यू हैव टू चेक. एंड अ पर्सन, अब उसके बाद जिसको पकड़ लिया है उसके क्या राइट्स हैं? पर्सन हुज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी अनलेस ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल. सो यू हैव टू इन्फॉर्म हिम. सेकेंडली, सच अरेस्ट शैल हैव राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर. वो ऑफकोर्स लॉयर से, एडवोकेट से बात कर सकता है. एंड ये सबसे अगर आप सीआरपीसी सीपीसी पढ़ के आपको पता होगा कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना 24 आवर्स के अंदर एंड फिर वो डिसाइड करता है कि हाउ इट गोज. प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाँ, किसी भी पर्सन को ट्रायल्स के बिना भी अरेस्ट किया, डिटेन किया जा सकता है. बेसिकली इट्स डिटेनिंग. अगर ऐसा पता चल जाए कि ये पर्सन ऑफेंस करने वाला है, सो फॉर द प्रिवेंशन ही इज डिटेन. सेफगार्ड्स क्या है? सच अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर लॉन्गर देन 3 months. 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं करेंगे अनलेस अगर एडवाइजरी बोर्ड बैठती है और उन्हें लगता है कि नहीं, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, 3 months से ज्यादा रखना है, तो वो 3 months से ज्यादा भी रख सकते हैं. एंड पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम पीरियड, वो चेंज भी कर सकते हैं. द अथॉरिटी ऑर्डरिंग द डिटेंशन शैल कम्युनिकेट टू हिम एज सून एज पॉसिबल कि क्या ग्राउंड्स हैं, क्यों डिटेन किया जा रहा है. एंड अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ये एक बेसिक जस्टिस है जो सबको प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने लिए लड़ सकते हो, तो उन्हें जो भी लीगल हेल्प है वो दी जाती है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, दैट शुड नॉट बी देयर. ट्रैफिकिंग बिल्कुल लाइक इट्स अ क्राइम. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे छोटे हैं बिलो द एज ऑफ 14, उन्हें माइंस में काम करना, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, दैट शुडंट बी देयर. Freedom of religion, बिल्कुल, we all have the right to practice our religions, profession our religion. We have freedom of conscience, the right freely to profess, practice and propagate our religion. But this freedom is subject to certain restrictions: public order, morality and health, any other provisions that are given, any law that restricts any economic, financial, political or other secular activity, and for social welfare. So these are certain things जो आपको माननी पड़ेंगी.
Then they tell you what is the concept of religion. Of course, there's freedom to manage the religious affairs. कोई restriction नहीं है इसे लेके. पूरी every religious denomination के पास ये right है to establish and maintain institutions of religious and charitable purposes, manage its own affair in the matter of religion. बिल्कुल ये सारी चीजें कर सकते. Own and acquire movable, immovable property, administer such property, ये सब कुछ allowed है, right? हाँ, अगर आप किसी promotion of any particular religion, freedom as to payment of tax, so no person can be compelled to pay taxes, the proceeds of which are particularly payment for or promotions, you really can't compel them. Freedom to attend the religious instructions or religious worship in educational institutions. So here they say that actually it's been prohibited in certain educational institutions. They say no religious instructions can be provided any educational institution wholly maintained out of state funds. ठीक है, जो state funds से बना है उसमें आप टेक्निकली एक रिलीजन को नहीं फॉलो करवा सकते. नो पर्सन अटेंडिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of the state funds cannot be required to take part in any religious instruction that may be imparted and to attend any religious worship that may be conducted, right, unless such person is minor, his guardian consent. तो जबरदस्ती वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए. Then there is cultural and educational rights, minority rights जिन्हें हम कहते हैं. Protection of minority में दो rights आते हैं. Any section of citizens, right, they have distinct language, script, culture, वो उसे बिल्कुल conserve कर सकते हैं. आपको कोई ये नहीं बोलेगा. एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, कोई पर्सन तमिलनाडु या बंगाल से आए हैं, दे हैव द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज और कल्चर. अगर वो दिल्ली में रह रहे, कहीं पे भी रहे, दे हैव ऑल द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज. कोई उन्हें नहीं रोकेगा. एंड नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट. एक्चुअली अगर स्टेट उसे मेंटेन कर रही, स्टेट फंड्स हैं, वहीं पे ये रिस्ट्रिक्शंस काम कर दिए, तो आप उन्हें डिनाइल नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सारी चीजों पे. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, बिल्कुल पूरा राइट होता है माइनॉरिटीज के पास अपने एजुकेशन institutions establish करने का, whether based on religion, language, you can't stop them. And state cannot. अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि education institutions को फंड्स देती है स्टेट, तो उन्हें तब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि हम इन्हें नहीं देंगे बिकॉज ये तो कोई माइनॉरिटी चला रही है. ऐसा नहीं होता. जब स्टेट फंड्स देती है, दे हैव टू गिव फंड्स टू ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. देन कम्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. आर्टिकल्स या फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो होते हैं कंपल्सरी या मैंडेटरी आप बोल सकते हो, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ एक डायरेक्शन है, जो मतलब इट्स जस्ट लाइक अ डायरेक्शन दैट इज बीइंग गिवन. इस तरीके से स्टेट को चलाओ, लेकिन पनिश नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स. आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते इनके साथ लड़ने के लिए. राइट्स के लिए आप जा सकते हो, इनकी वायलेशन के लिए. दे रिक्वायर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन. द डायरेक्टर्स पर से डू नॉट कॉन्फर एनी लेजिस्लेशन. कोर्ट्स के नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज वॉइड अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉन्ट्रवीन कर रहा है. कोर्ट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू, कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकती गवर्नमेंट के साथ कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे फॉलो करो. इट इज जस्ट डायरेक्टिव. द वर्ड इटसेल्फ सेज इट्स लाइक अ डायरेक्शन. दोनों में कंफ्लिक्ट हो तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स वर इन्फोर्सिएबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर नॉट. इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आई लीव इट अप टू योर सेल्फ. ये बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा. 3 स्लाइड्स तो यहीं पे बुक में भी काफ़ी लाइक उसमें दे रखा है डिटेल में, रीड आउट कर लेना, इनफ है. फंडामेंटल ड्यूटीज अब कुछ दे रखी है, जैसे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, ये भी एक बार रीड कर लो एंड 4 to 5 अच्छे से लर्न कर लो. मूविंग अहेड इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स. कोई भी एक्ट बनाने के लिए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से उन्हें मनवाना पड़ता है. बट इफ यू टॉक अबाउट अगर बाई चांस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से नहीं हो पा रहा है, नहीं उन्होंने पास किया, तो ऑर्डिनेंस बना सकती. पहली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट के पास 4 पावर्स होती हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मिलिट्री पावर है, कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड कंडक्ट ऑफ वॉर. लेजिस्लेटिव पावर है फॉर समनिंग, प्रोपगेशन एटसेट्रा ऑफ लेजिस्लेचर. एंड जुडिशियल पावर है. गवर्नर जो प्रेसिडेंट होता है फॉर द कंट्री, लाइक व्हाट इज द प्रेसिडेंट टू द कंट्री इज द गवर्नर टू द स्टेट. गवर्नर के पास सारी पावर्स होती है एक्सेप्ट दिस, गवर्नर के पास मिलिट्री पावर नहीं होती. सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स आती हैं अगर ऑर्डिनेंस आपको बनाना है, प्रेसिडेंट के पास पावर है. दिस इंडिपेंडेंट पावर हैज द फॉलोइंग peculiarities. So ordinance will be available only when both houses of parliament have been prorogued or otherwise not in session. तो आप ऐसे बिना मतलब नहीं जा सकते ऑर्डिनेंस बनवाने. वो तभी होता है अगर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं
दे आर नॉट वर्किंग और दे आर नॉट इन सेशन टेक्निकली, उस टाइम पे होता है, कोई एक है दूसरा नहीं है तो भी चल जाता है. दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड, कोई जरूरत है, बहुत अर्जेंसी है तभी ऑर्डिनेंसेस बनते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए. एंड ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स, एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही रीअसेंबल होती है पासिंग के लिए आता है. अगर नहीं पास हो पाता तो 6 वीक्स के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है. पीरियड ऑफ 6 वीक्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द लेटर डेट ऑफ द हाउस इज रीअसेंबल. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग दिनों पे रीअसेंबल हो रहे हैं, तो जो लेटर डेट पे रीअसेंबल है उसके 6 वीक्स के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा. एंड अगेन फॉर द स्टेट द द पावर गोज टू द गवर्नर. गवर्नर के पास भी वही चीज है, कुछ चीजें जहां पे गवर्नर नहीं प्रोमलगेट कर सकता ऑर्डिनेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर बिल में कुछ ऐसे सेम प्रोविजंस हैं जो कि पहले प्रेसिडेंट से आपको पूछना पड़ेगा, या फिर ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग सेम प्रोविजंस अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इनवैलिड. तो गलत चीज के ऑर्डिनेंसेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स. अब हम आप सबको पता है हमारी कंट्री में 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट चलती है, एक यूनियन पे, एक ऑन द स्टेट लेवल. Territory with respect to the laws and subject matter. So this is how they are working. Territorial jurisdiction distribution किस तरीके से होती है. सबसे पहले पार्लियामेंट को सुप्रीम बॉडी कहा गया है. पार्लियामेंट के जो भी डिसीजंस रहते हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है. फिर दूसरा आता है स्टेट लेजिस्लेचर, ये अपने स्टेट से डील करते हैं, ये अपनी टेरिटोरियल नेक्सस से डील करते हैं, राइट. थर्डली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेजिस्लेशन डिपेंडिंग ऑन इट. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. इन चीजों का, क्योंकि ये लिस्ट है, अगर आपको पता है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, उस हिसाब से अपनी अपनी लिस्ट के हिसाब से काम करते हैं, राइट. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज. बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ऑन द स्टेट लिस्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड रिमेंबर. अब स्टेट लिस्ट में बता दिया स्टेट ने ये काम करने हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट इंटरवीन कर सकती है? यस. द फर्स्ट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट. अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये देश के लिए फायदेमंद है, नेशन के लिए फायदेमंद है, दे कैन मेक लॉज. ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपने यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए उस टाइम के ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर होती है, स्टेट से पावर चली जाती है एंड पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू मेक द लॉज, राइट. सो इमरजेंसी कुड बी एनीथिंग, ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट लाइक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और समथिंग लाइक दैट, उस केसेस में. थर्डली ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट. स्टेट अगर काम नहीं कर पा रहा है एंड द पार्लियामेंट कुड सी कि इनसे नहीं स्टेट हैंडल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तब आता है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट. तो प्रेसिडेंट जो है वो देन ही कैन डेफिनेटली टेक ओवर एंड देन दे कैन मेक न्यू रूल्स एंड फॉर दैट केस, क्योंकि अगर बाई चांस कंडीशन गोज आउट ऑफ हैंड उस केसेस में, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, अगर वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप ही लॉ बना दो, तो उस केस में. लेजिस्लेशन फॉर इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स. हाँ, जहां पे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की बात आती है वहां पार्लियामेंट इंटरवीन करती है फॉर एनी ट्रीटी, अग्रीमेंट, कन्वेंशन, एनी डिसीजन और एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सो ऑन. इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये होया नहीं सेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट. अब किस तरीके से हम इसे इंटरप्रेट करते हैं. कुछ प्लेनरी पावर्स होती हैं जिन्हें हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल होता है दैट विद रिस्पेक्ट टू देयर आर नो लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द पावर, लाइक दे गेट वाइडर स्कोप में उसे यूज करो. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है, लाइक यू हैव टू इंटरप्रेट इन अ वे के विन विन सिचुएशन में ही आप रहो. देन देयर इज पिथ एंड सब्सटेंस रूल. पिथ एंड सब्सटेंस रूल कहता है लॉ इन रियलिटी एंड सब्सटेंस फॉल्स विद एन आइटम दैट लॉ इज कंपिटेंट, देन सच law shall not be invalid because it incidentally touches. For example, कोई मैटर है, वो ब्रॉडली एक ही चीज की बात कर रहा है, थोड़ा सा अगर कोई और मैटर टच कर रहा है कोई बात नहीं, जो इनिशियली है, जो ऑन द मेजर फ्रंट है, आपने उसी के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करना है. कलरेबल लेजिस्लेशन होता है दैट वन डिस्कस्ड अबव, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर आइदर डायरेक्टली. सो लेजिस्लेचर मे पास अ लॉ एंड इट गिव कलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी व्हाइल इन रियलिटी द लॉ एम्स, यानी कि मतलब दिखता वो कुछ और है बट उसका जो एम है, या इट्स कलर्ड लाइक दैट बट मेन जो एम है दैट इज नॉट करेक्ट. सो टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी, सो हमारी जुडिशरी में 3 पार्ट्स हैं, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट. उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिट्स. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हेबिस कॉर्पस से. हेबिस कॉर्पस में आपने ज़रूर लिखना है टू हैव द बॉडी. इसका मतलब होता है लाइक प्राइमा फेशी इट इज़ फॉर इट्स अ नेशनल ऑर्डर कि आपने किसी को कन्फाइन नहीं करना एंड सेट देम फ्री. तो आप किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन. उसी के ऊपर बना है ये हेबिस कॉर्पस. उसके बाद आता है मैंडमस. मैंडमस इज
कमांड, जितने भी ये कीवर्ड्स हैं आपको आने चाहिए। वी कमांड, सो दैट मीन्स दैट इट्स अ कमांड इशू टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, inferior court or government requiring him to do a particular thing specified therein which pertains to his or its office and further it's in the nature of public duty। तो public duty के चलते हुए जब कोई कमांड दी जाती है किसी कॉर्पोरेशन को, किसी inferior court को, उसे हम कहते हैं mandamus। then of course इसे further explain किया गया है and then we have prohibition and citorio। तो ये दो words हैं और ये more or less same है। prohibition भी यही कहता है it is issued to an inferior court preventing the latter from usurping the jurisdiction, कि भाई ये आपकी jurisdiction नहीं है, आपने ये चीज़ नहीं करनी। citorio जो है इट इज इफ दे क्वेश्चन इन एक्सेस ऑफ देयर लीगल अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर जाता है तब सिटोरियो आती है। तो बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये चीज़ सोचोगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है, दिस इज द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जुरिस्डिक्शन जो है वो यहाँ पे, हाँ, प्रोहिबिशन इज अवेलेबल एट द अर्लियर स्टेज। अगर आपने वर्ड देखा होगा इट सेज प्रिवेंटिंग द लेटर, बचाना, बचाया पहले जाता है, ठीक है, ये अर्लियर स्टेज पे दी जाती है और सिटोरियो दी जाती है एट द लेटर स्टेज, जब उसने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी, राइट, अपनी लीगल अथॉरिटी ओवर एंड अबव एक्सरसाइज कर दी, उसके बाद हम सिटोरियो यूज करते हैं। पहले जो होता है वो होता है प्रोहिबिशन। देन को वारंटो इनेबल्स इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम। अगर कोई पर्सन एजर्ट कर रहा है कि मैं इस ऑफिस में ऑफिसर हूँ या मैं इस पोजिशन पे हूँ, तो उसको आप इंक्वायर कर सकते हो। इट इज इशूड व्हेन द ऑफिस इज ऑफ पब्लिक एंड ऑफ सब्सटैंटिव नेचर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड द रिस्पोंडेंट हैज असर्टेड हिज क्लेम। वो अपना क्लेम लगा के बैठा हुआ है एंड कैन बी इशूड इवन इफ ही हैज नॉट अज्यूम्ड। हाँ, चाहे वो ऑफिस में अज्यूम नहीं भी किया तब भी ये इशू किया जा सकता है। उसके बाद आती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है वो डेफिनेटली डेलीगेट होती हैं। 3 रेलिवेंट जस्टिफिकेशंस है। पहली बात, द लिमिट्स ऑफ द टाइम ऑफ लेजिस्लेशन। हर कोई हर एक चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसे डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है। द लिमिट्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉट मेयरली इट्स लैक ऑफ कॉम्पिटेंस बट ऑल्सो इट्स शेयर इनएबिलिटी टू एक्ट इन मेनी सिचुएशंस। ठीक है, देखो सिर्फ कॉम्पिटेंस की बात नहीं है, टाइम लिमिट है, एक पर्सन कितनी जगह पे एक्ट करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द नीड ऑफ सम वेपन फॉर कोपिंग विद द सिचुएशंस क्रिएटेड बाय इमरजेंसी। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो भी कोई चीज होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन विच टॉक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्लेसिंग इन द बॉडी ऑफ एन एक्ट ओनली फ्यू जनरल रूल्स और स्टेटमेंट्स एंड डेलीगेटिंग डिटेल्स टू स्टैट्यूटरी रूल्स। एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन में लेजिस्लेशन की बात होती है। म्युनिसिपल लेजिस्लेशन में म्युनिसिपल अथॉरिटीज की बात होती है। ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन होती हैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज यानी कि यूनिवर्सिटीज वगैरह ने अपने लिए बनाई हुई है। एंड लास्ट इज कॉलोनियल लेजिस्लेशन विच टॉक्स अबाउट कंट्रोल ऑफ सम अदर नेशन। उसके बाद बारी आती है बिल्स की। सबसे पहले आते हैं ऑर्डनरी बिल्स जो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। मनी बिल जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। फाइनेंस बिल जिसका कैटेगरी 1 लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और कैटेगरी 2 किसी में भी हो सकता है। देन अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल्स। उसके बाद कमेटीज होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज की अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की अगर हम बात करते हैं तो पहले आते हैं एडहॉक कमेटीज एंड स्टैंडिंग कमेटीज। एडहॉक कमेटीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, और जैसे वो पर्पस खत्म हो जाता है वो कमेटीज खत्म हो जाती है, राइट। तो किसी चीज के लिए बनाई जाती है। अदर कमेटीज जो होती है वो हमेशा रहती है। जैसे कि ये जो कमेटीज होती है एक वॉच डॉग्स की तरह है, ठीक है। वॉच डॉग्स होते हैं जो देखते हैं कि भाई काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो होती है अदर कमेटीज। मूविंग अहेड टू द टॉपिक ऑफ आरटीआई, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स क्या है? आरटीआई एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डेट ऑफ कमेंसमेंट थी इसकी 120 फ्रॉम एनैक्टमेंट। पब्लिक अथॉरिटीज पे एप्लीकेबल है। ऑल citizens have the right to information subject to the provision। PIO या APIO जो है उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, फीस देनी पड़ेगी। कुछ कैटेगरीज एग्जम्प्टेड है। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल एग्जम्प्टेड है इस एम्बिट से, राइट। मूविंग अहेड टू अब इन्फॉर्मेशन देनी कितने दिनों में? 30 डेज में नॉर्मली इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बाय सेइंग इन्फॉर्मेशन उसका मतलब ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देनी है, जवाब होता है, रिस्पॉन्स होता है, इसलिए हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं रिस्पॉन्स। भले वो ये कह दे कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज इन्फॉर्मेशन। 30 डेज में देनी होती है। अगर बाई चांस कोई नियर बाय PIO को दे आए हो और वो अपने एंड से वो सोचता है कि नहीं मेरी नहीं है किसी और की इन्फॉर्मेशन है, वो आगे फॉरवर्ड करता है, उसमें 5 डेज हम और ऐड कर देते हैं, वो हो जाते हैं 35 डेज। अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो वो हो जाते हैं 40 डेज और 40 डेज में ही सब कुछ होता है, राइट। टाइम गिवन टू द पार्टी टू मेक रिप्रेजेंटेशन वगैरह। सिर्फ और सिर्फ जब बात आती है लाइफ की या लिबर्टी की,
किसी की लाइफ इन्वॉल्व है या लिबर्टी इन्वॉल्व है तो 48 आवर्स में जो है डिसीजन आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पीआईओ की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? पीआईओ की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसी चीज़ को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, हाँ पार्शियल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, पार्शियल एक्सेस दे सकते हो, बट पीआईओ को ये बताना पड़ेगा दैट ओनली द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर स्वेरेंस हम इतना ही दे सकते हैं, राइट। सेकेंडली रीजंस फॉर द डिसीजन कि क्यों इस डिसीजन पे आए हो, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम, कैसे कैलकुलेट हुई है, हिज एंड हर राइट्स फॉर नॉन डिस्क्लोजर, और फर्दर वो किसे अपील कर सकता है वो सब आपको बताना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोज नहीं करना। प्रेजुडिशियली अफेक्टिंग, अगर कोई भी चीज सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रही है, इकोनॉमिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, स्पेशली कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है कि भाई आपने ये चीज नहीं बतानी तो आपने नहीं बतानी। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी ऐसी डिस्क्लोजर जिससे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है वो नहीं देनी। हार्म इन कंपैरेटिव पोजीशन, आप किसी के कमर्शियल सीक्रेट्स पूछने लग जाओगे, ट्रेड सीक्रेट्स पूछने लग जाओगे, वो आपको नहीं बताया जाएगा। कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, अगर इन्फॉर्मेशन किसी फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो। डिस्क्लोजर एंडेंजरिंग लाइफ और फिजिकल सेफ्टी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो देने से किसी की जिंदगी को नुकसान हो सकता है, किसी की फिजिकल सेफ्टी को नुकसान हो सकता है। impede the process of investigation और apprehension और prosecution, यानी कि इंफॉर्मेशन देना वो जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा, apprehension of prosecution, तो उस टाइम पे कैबिनेट पेपर्स आप डेफिनेटली नहीं मांग सकते। इसके आगे रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, बिल्कुल रिजेक्ट की जा सकती है। ही हैज़ बीन एम्पावर्ड वेयर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इज देयर, ठीक है, अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है तो वो हो सकती है। पार्शियल डिस्क्लोजर आप बिल्कुल कर सकते हो। कौन एक्सक्लूडेड है? कैटेगोरिकली सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन कब कब वो भी इंक्लूड की जा सकती हैं। सो अगर करप्शन के केसेस है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ठीक है, अगर करप्शन की एलिगेशंस है या ह्यूमन राइट वायलेशन है उस केस में उनसे भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। फर्दर अगर एलिगेशंस ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है तो द इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन कमीशन, अब इंफॉर्मेशन को मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने आरटीआई के अंडर ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए। सो कंसिस्ट ऑफ, इसके टर्म ऑफ ऑफिस क्या है या कंडीशंस क्या है? ऑफ कोर्स शैल होल्ड द ऑफिस मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज इन्होंने दी है। नो चीफ कमिश्नर ऑफिसर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर सॉरी, एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑल्सो। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो फर्दर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। ही कैन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म और टिल 65 ईयर्स एंड अगेन नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट प्रोवाइड दैट एवरी ऑन वेकेटिंग ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लेकिन इसकी टोटल टर्म जो है वो 5 ईयर्स ही रहती है, यानी कि एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों मिला के वो 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। He shall, before he enters upon, he shall subscribe before the president and at any time he can of course resign by writing to the president. Salaries और allowances जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो उसे दे देगी, राइट। फर्दर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम रहेगा, 65 ईयर्स तक है, ये भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा टिल द टर्म प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। टोटल इसका भी वो बन सकता है फॉर द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ही हैज़ टू सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर, तो सिंपल है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा। ही कैन रिजाइन बाय गिविंग द रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। सैलरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और इसी तरीके से चलेगी, राइट। उसके बाद आता है द टॉपिक ऑफ पावर। अब इनके पास पावर क्या क्या है, ठीक है। अगर हम पावर की बात करें, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर? नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ, बाई चांस कि पीआईओ अपॉइंटेड ही नहीं है तो आप इनके पास जा सकते हो। रिफ्यूजल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता आप जा सकते हो इनके पास। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो आप इनके पास जा सकते हो। अनरीजनेबल फीस, कोई बहुत ज्यादा फीस मांग रहा है तब आप जा सकते हो इनके पास कंप्लेन करने। कंप्लीट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कोई देता है तब आप जा सकते हो इनके पास कंप्लेन करने। एनी अदर मैटर, तो ये सारी पावर्स है अगर कंप्लेन करनी हो इन सारी सिचुएशंस में आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जाके
कंप्लेंट कर सकते हो। इसका एपलेट अथॉरिटीज़ क्या है? एपलेट अथॉरिटीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। 3 एपलेट। सबसे पहले तो जो पीआईओ है आप उसके सीनियर के पास जाओगे। किसी के पास भी जाने से पहले 30 दिनों के अंदर अंदर आप जो फर्स्ट अपील करोगे वो उसी पर्सन के सीनियर को करोगे। अगर फिर भी वो जवाब नहीं देता तो सेकेंड अपील 90 डेज में जाती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। अगर थर्ड पार्टी अपील है तो थर्ड पार्टी भी ऐसे ही अपील करेगा, फर्स्ट एपलेट को 30 डेज में, नेक्स्ट जो है वो 90 डेज में। सेम इसी तरीके से चलता है। मेन तो अपील यही 2 है। फिर बारी आती है पेनल्टीज की। तो पेनल्टी है 250 पर डे अप टू द मैक्सिमम 25,000। ठीक है, 250 पर डे टू द मैक्सिमम 25,000। और किस किस जगह पे नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, डिलेइंग इन्फॉर्मेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, मैलाफाइडली डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, नोइंगली इनकम्प्लीट इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। और रोल क्या है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाना टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग इन द पब्लिक, encourage public authorities to participate in the development and organization of programs, promote timely and effective dissemination of accurate information, train central public information officers and state public officers कि उन्हें किस तरीके से काम जो है वो करना है। मूविंग अहेड टू दिस इज आईटी एक्ट। सबसे पहले आईटी एक्ट में ये जानना जरूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे नहीं है, ट्रस्ट पे नहीं है, विल पे नहीं है, सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब इलेक्ट्रॉनिकली तो इन्हें ही रिलायबल माना जाता है। इट्स लाइक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन से ये चलते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड रिलायबल एंड मे बी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। फॉर द पर्पसेस ऑफ अबव, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन जो है इट्स रिलायबल अगर सिग्नेचर क्रिएशन डाटा या ऑथेंटिकेशन डाटा जो है वो सही तरीके से ऑथेंटिकेटर के पास ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, एट द टाइम ऑफ साइनिंग उसका जो कंट्रोल है उस पर्सन के पास होना चाहिए। एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर फिक्सिंग इज डिटेक्टेबल, पता चले कि किसी ने चेंज कर दिया। एनी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर ऑथेंटिकेशन वो पता चले। इट फुलफिल्स अदर कंडीशंस एज वेल। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इसे लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन और The Act grants legal recognition to electronic records like in writing or typewritten form or printed, are rendered available in electronic form and accessible in electronic form. कुछ होती हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स लगते हैं, वो भी रिकॉग्नाइज की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस ही क्यों ना हो। जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स कैसे हैं? जैसे फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन एनी अदर डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफिस और एजेंसी, ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, परमिट, रिसीट और पेमेंट ऑफ मनी। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दे से कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर वाला सिस्टम आता है, ठीक है, इट मे बी नोटेड सर्विस प्रोवाइडर एनी इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, एनी अदर विच हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ऑफर सर्विसेज इन अकॉर्डेंस। तो इस केस में उन्होंने ये बोला फॉर एफिशिएंट डिलीवरी जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से ऑथोराइज कर सकते हैं, बाय ऑर्डर एंड ऑल, वो सब कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स एक्ट ऑल्सो सीक्स to permit the retention of information where any law provides certain documents. Audit of documents बिल्कुल ऑडिट होता है। Subordinate legislations जो है वो भी रखी जाती है। So either of the two gazettes shall be deemed to be the public of the date of publication. Validity of contracts through electronic means बिल्कुल fully valid है, बिल्कुल valid है, कोई दिक्कत नहीं है। Electronic हो physical, it's as good as physical ones. Attribution and dispatch of electronic records. So जो originator रहता था, originator means if it was sent by the originator himself or it was sent by the person who is authorized or act on behalf of the originator, or if it was sent by information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically. Regarding acknowledgement of receipt of electronic records, the act provides that where there is no agreement that the acknowledgement to be given in particular form, कैसे दी जा सकती है? कोई communication कर दी या any conduct of the addressee which is sufficient to indicate कि भाई हमें चीज मिल गई है, right? Time and place of dispatch है जब date of offer and acceptance is this crucial. एक होता है dispatch, एक होता है receipt, right? So subject to the agreement, dispatch means when it enters the computer resource outside the control of originator. Originator के control के बाहर अगर वो कहीं पे भी enter करता है उसे हम कहते हैं dispatch. Time of dispatch. Time of receipt होता है when occurs to when the electronic record enters the designated source. जो भी designated source है जब उसमें enter कर जाता है, time of receipt हो जाता है। Secure electronic records को secure रखना बहुत ज़रूरी है।
an electronic signature shall be deemed to be a secure electronic signature if the signature created at the time of fixing बिल्कुल signatory के control में था, the signature creation data was stored and affixed in such exclusive manner as may be prescribed. उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. बिल्कुल एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ, बिल्कुल कोई भी ले सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. एवरी एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट विद फीस, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट, जो भी डाटा वगैरह चाहिए और रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन से बिल्कुल पेनल्टी चार्ज होगी अगर आप डैमेज करोगे. फॉर एग्जाम्पल एक्सेस और सिक्योर्स सच कंप्यूटर, डाउनलोड कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स, introduces or causes any computer contaminant, virus damage or cause damage, disrupts or causes disruption, denies, in सारी cases में further provides any assistance for contravention of any provisions, charges the services, destroys, deletes, alters the information, steals, conceals, destroys, इन सब केस में जो है पेनल्टी चार्ज होती है. तो इन सारे केसेस में फर्दर इज पेनल्टी फॉर फेलियर ऑफ टू फर्निश. अगर आप इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करोगे तो अगर आप फेल हो जाते हो इन्फॉर्मेशन फर्निश, रिटर्न और रिपोर्ट टू द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू डू सो, तो पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज़ की पेनल्टी होती है. अगर कोई रिटर्न फाइल करनी है, इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है, बुक्स या कोई और डॉक्यूमेंट है, देन पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ पर डे टिल द फेलियर कंटिन्यूज. या बुक्स मेंटेन करनी है, फेल्स टू मेंटेन द सेम, उस केस में भी द पेनल्टी विल बी 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे टिल विच द इट कंटिन्यूज. देन एपलेट अथॉरिटी क्या है? इसकी एपलेट अथॉरिटी है इनकी एपलेट अथॉरिटी है द टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया था. ये है ऑफेंसेस कौन कौन से. देखो पहला है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स. अगर कोई कंप्यूटर सोर्स से टेम्परिंग करेगा, इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन को कंसील करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ऑल्टर करेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ करेगा, तो उस केस में पनिशमेंट है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 2 lakhs और बोथ. इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन अप टू 2 lakhs और बोथ. कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हो कौन कौन से सकते हैं? डिसऑनेस्टली रिसीविंग द कंप्यूटर सोर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग बाय पर्सनेशन, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटीरियल कंटेनिंग एनी सेक्शुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और समथिंग लाइक दैट, मिस रिप्रेजेंटेशन. 4 to 5 आपको पता होने चाहिए. टेरिटोरियल ऑपरेशन में भी ये एक्ट चलता है बिकॉज ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह पे चल रहा है, तो इफ इट एनी एक्ट इज हैपनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑल्सो, तो भी वो पर्सन इज एक्ट के अंदर आ सकता है. लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. आजकल इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है अगर हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? सो ही मे हैव टू हैंडल टू अवॉइड सच अ कंसिक्वेंस द एक्ट डिक्लेयर्स नो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और डाटा मेड अवेलेबल बाय हिम इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस और कॉन्ट्रोवेंशन वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैज एक्सरसाइज्ड द ड्यू डिलिजेंस. ठीक है, अगर वो ये कह दे कि मेरी आउट ऑफ नॉलेज हुआ है, विदाउट नॉलेज हुआ है, या मैंने तो ड्यू डिलिजेंस जो है वो यूज किया ही था, उसके बाद हो गया. राइट, सो विद दिस वी एंड द क्विक रिवीजन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आरटीआई एंड आईटी एक्ट. आई होप इट वाज हेल्पफुल. मैंने क्विकली कोशिश की कि सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट बातें, वो सब कवर हो जाए. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर रिविजन वीडियोज ऑफ GIGL. ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय बाय.